हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो संसद या पार्लियामेंट पार्ट 3 हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था सीरीज का 20वां भाग है और संसद सीरीज का तीसरा और आखिरी वीडियो है। टॉपिक लंबा था इसलिए इसे 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। इसके पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन्हें अवश्य देखें। उनकी लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी गई है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले पिछले हमारे इंडियन पॉलिटी के वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इस वीडियो की अथवा किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट अवश्य करें और हमारा टेलीग्राम चैनल एजी स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ये जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि संसद के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये पिछले वीडियो के जो टॉपिक हैं, पार्ट 1 के टॉपिक हैं। संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता, संसद के पीठासीन अधिकारी और संसद में नेता। उसके बाद वीडियो का जो पार्ट 2 था उसके टॉपिक्स ये थे: संसद के सत्र, संसदीय कार्यवाही के साधन, संसद में विधायी प्रक्रिया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में बजट और संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका। इसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला तो देखेंगे संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की स्थिति क्या है हमारे संसद में। इसके बाद देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार क्या है। इसके बाद संसद की संप्रभुता और सबसे लास्ट में देखेंगे संसद से रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। संसद, जैसा मैंने बताया था, भाग 5 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 79 से 122 तक में। तो अब शुरुआत करते हैं संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। तो भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण जो है वो, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी की तुलना में ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, सैद्धांतिक ज्यादा है। और रियलिटी में ये जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, ये उतना ज्यादा प्रभावी है नहीं जितना होना चाहिए। अब इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। पहला तो ये जो ब्रिटिश मॉडल पर लिया गया है। तो ब्रिटेन बहुत छोटा सा देश है, तो वहां पर ये चीज ठीक है, लेकिन हमारे देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल है कि संसद को ना तो इतना ज्यादा समय है और ना ही इतनी ज्यादा विशेषज्ञता है कि वो प्रशासन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित कर सके। वहीं पर विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का आकार भी काफी बड़ा है और इस पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिन होता है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है और इसी कारण से उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। और गिलोटिन जो प्रस्ताव मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसके बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना भी कम हो जाती है। गिलोटिन है क्या? बेसिकली अंतिम जो सेशन का टाइम होता है, अंतिम टाइम होता है, उसमें सभी शेष मांगों पर मतदान। वैसे ही राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से भी संसद के विधान बनाने की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब मामले हैं संसदीय नियंत्रण के अप्रभाविता के। अब हम देखते हैं आगे राज्यसभा की स्थिति। तो राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति को अगर हम लोकसभा से तुलना करें तो उसका हम 3 कोणों से, 3 एंगल से उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो है जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो। दूसरा है जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, मतलब या तो कम हो या तो ज्यादा हो। और
तीसरा है जहां राज्यसभा की विशेष शक्तियां हो जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। लोकसभा के साथ समान स्थिति। तो कुछ मामलों पर राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थितियां है। वो क्या क्या है? पहला तो सामान्य विधेयक, जो जनरल विधेयक होते हैं उनका उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको पारित करना, इसमें लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से बिल्कुल बराबर है। वैसे ही वित्तीय विधेयक है जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय करना है, तो वहां पर भी लोकसभा की और राज्यसभा की स्थिति एकदम बराबर होती है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है या उस पर महाभियोग लगाना है तो भी लोकसभा और राज्यसभा एकदम बराबर होते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उसे पद से हटाया जाना, ये भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां इसमें बराबर है। वैसे ही संविधान संशोधन विधेयक है अगर, तो उसको भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और उसे पारित कराया जा सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है उसे 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद उसे स्वीकृत करना, ये इसके मामले में भी राज्यसभा और लोकसभा बराबर हैं। और प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं उनका चयन करना, इसमें भी लोकसभा के साथ उसकी स्थिति समान है। और उच्चतम न्यायालय, और ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं और इनका न्याय, ये सब इनके मामले में लोकसभा और राज्यसभा समान स्थिति में है। और क्षेत्र में विस्तार करना, ये किसके क्षेत्र में? उच्चतम न्यायालय और जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, इनके न्याय क्षेत्र में विस्तार करना, इस पर भी राज्यसभा और लोकसभा की स्थितियां बिल्कुल समान है। अब आगे हम देखते हैं कि कहां पर लोकसभा के साथ असमान स्थिति है राज्यसभा की। तो धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वहीं पर राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के भी 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य ही होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। और दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक हो रही है तो उस मामले में भी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही इसकी अध्यक्षता करता है। और इसमें भी लोकसभा में क्योंकि मेंबर्स ज्यादा हैं, सत्ताधारी जो दल है वो भी लोकसभा में बहुमत में है, तो उसमें भी लोकसभा के पास प्लस पॉइंट होता ही है। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है। और उसके बाद जो राज्यसभा है वो बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, उसके अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और ये राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। इसमें भी राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के साथ समान नहीं है। ये नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है, राज्यसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों और कार्यों पर चर्चा कर सकती है और उसकी आलोचना कर सकती है। अब ये आप फोटो देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव की, आंखों की बातें करने वाले। इसके बाद आगे देखते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां। तो हमारा जैसे देश फेडरल है, संघीय चरित्र है, तो राज्यसभा को 2 स्पेशल पावर्स दी गई हैं। ये पावर्स लोकसभा के पास नहीं है। पहली तो पावर है, ये संसद को राज्य सूची जो अनुच्छेद 249 में है उससे विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। और ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। यह है अनुच्छेद 312 में। तो इन सब बिंदुओं के विश्लेषण अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी भी दुर्बल नहीं है जितनी कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है।
और दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी कि अमेरिका में अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में है। तो वित्तीय मामलों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही हैं। तो हम देखें कि यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी कुछ उपयोगिता बहुत ज्यादा है। जैसे ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए और लापरवाही से दोषपूर्ण अविवेकपूर्ण विधान अगर बना दिया जाए तो उसकी समीक्षा कर सकती है और उस पर विचार के उपबंध के लिए जांच लगा सकती है। ये कुछ अनुभवी और पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है और ये केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। अब हम देखते हैं आगे संसदीय विशेषाधिकार। अब संसदीय विशेषाधिकार क्या है? ये ऐसे विशेष अधिकार और छूट हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ये इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। और इसका अगर वर्गीकरण देखें तो संसदीय विशेषाधिकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो ये कि वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं और दूसरा वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहला तो सामूहिक विशेषाधिकार। 1978 के 44th अमेंडमेंट या 44वें संशोधन अधिनियम ने संसद की बिना पूर्व अनुमति के संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट की प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित किया। और लेकिन ये सदन की किसी गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। मतलब क्या है कि संसद को अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। ये अपनी कार्यवाही से जो गेस्ट हैं उनको बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श के लिए गुप्त बैठक भी मतलब लगा सकती है। ये अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय के लिए नियम भी बना सकती है। ये सदस्यों के साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास के द्वारा दंड भी दे सकती है। और अगर वो सदस्य हैं तो सदस्यों के मामले में बर्खास्त कर सकती है या फिर उन्हें निष्कासित कर सकती है। इसे किसी भी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है और न्यायालय, सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। वहीं पर सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, वो बंदी नहीं बनाया जा सकता, ना ही कोई कानूनी कार्यवाही उस पर की जा सकती है। मतलब ये जांच के लिए निषेधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकारों से कुछ संबंधित विशेषाधिकार अगर हम देखें तो वो है उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। ये अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में ही उपलब्ध है। मतलब सिविल अगर मुकदमे हैं तो ही है, अगर क्रिमिनल मुकदमे हैं तो ये जो विशेषाधिकार है ये उन्हें उपलब्ध नहीं है। और उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई भी सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम और स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। इसके अलावा ये न्याय निर्णय सेवा से भी मुक्त हैं। ये संसद के सत्र में किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना।
तो जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर अटैक करता है, तो इसे अपराध या विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और सदन इसके लिए दंड लगा सकती है। तो किसी भी तरह का कृत्य हो या चूक हो जो सदन या इसके सदस्यों या अधिकारियों के काम करने में अगर बाधा डालती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति और सम्मान के विपरीत परिणाम दे, तो उसे अवमानना कहा जाता है। अब हम देखते हैं विशेषाधिकारों के स्रोत क्या-क्या हैं, मतलब कहाँ से विशेषाधिकार सदन को मिलते हैं। तो मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। पहला तो है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। और अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में देखें तो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी समितियों तथा आरंभ तिथि, मतलब हमारे संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उसी के समान है। और 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के जो अन्य विशेषाधिकार हैं, इसकी समितियों और सदस्यों को आरंभ होने की तिथि यानी 20 जून 1979 से ही प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में सभी स्थितियां पुराने जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है उसी के समान रहेंगी। अब देखें कि संसदीय विशेषाधिकार ये 5 स्रोतों पर आधारित हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो संवैधानिक उपबंध, दूसरा संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, तीसरा है दोनों सदनों के नियम, चौथा है संसदीय परंपरा और पांचवा है न्यायिक व्याख्या। अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं, संसद की संप्रभुता। तो संसद की संप्रभुता ये जो सिद्धांत है ये ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब है यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति। जैसे फोटो में देख रहे हैं, मेरे को सब आता है। वैसे ही ब्रिटिश संसद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। फिलहाल अब तो वो भी कर सकती है। तो संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती, जिससे वो असंवैधानिक हो जाए, ये ब्रिटेन के लिए है। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता। जैसे इसके प्रभाव और न्याय क्षेत्र में जो जुडिशियल अवरोध हैं वो उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे तत्व जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वो क्या क्या है? पहला तो हमारे संविधान की लिखित प्रकृति। तो हमारे देश का संविधान ही इसकी मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के क्षेत्र सबका वर्णन किया गया है। तो ये जो चीज है लिखित प्रकृति, ये हमारे संसद की संप्रभुता पर लगाम लगाते हैं। दूसरा है सरकार की संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर। तो भारत में शासन की जो फेडरल प्रणाली है इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर ही क्रियान्वयन करते हैं। तो इस तरह संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विधियों तक ही सीमित है। लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉज हैं, जैसे राज्यसभा अगर चाहे तो वो राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, मतलब ये गोली बेटा मस्ती नहीं। मतलब अगर संसद ने कुछ गलत कानून बनाया तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आएगा, गोली बेटा मस्ती नहीं। लेकिन अगर संसद ने चाह ही लिया तो फिर संसद कहेगा जेठा अंकल मस्ती नहीं, मतलब वो वापस से पलट देगा। तो भारत में काफी लॉन्ग प्रोसेस है और अच्छा भी है ये। इसके बाद आगे मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी हमारी संसद की संप्रभुता को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में वीडियो में बना चुका हूं। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद, इनमें सारे मैं नहीं बताऊंगा,
ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। तो आर्टिकल 79 जैसे है संसद का गठन, आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा का संगठन, 81 लोकसभा का संगठन, और इसके बाद राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, ये आर्टिकल 87 है। वैसे ही आगे 89 कहता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वैसे ही ये आगे देखते हैं कार्यवाही का संचालन, इसमें 99 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, और 102 सदस्यता से अयोग्य ठहराना। वैसे ही 105 कहता है संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 110 आर्टिकल जो है वो मुद्रा विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा बताता है। 112 जो है वो बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और फिर आगे ये 122 कहता है संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 123, ये संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।